बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी और मैं हूँ बुजुर्ग मौसम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सीमल, आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तबीयत है वो अब ठीक है, कुछ आप बीमार थी। बेहतर है। और बहुत से ओवरसीज मुसलमान पाकिस्तानी जिनका आज पहला रोज़ा है, उनको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तानियों के लिए भी ऑब्वियसली अनाउंस हो गया कि रमज़ान मुबारक कल से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। और इसके साथ साथ खलीजी ममालिक में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि आज से रोज़ा रख रहे हैं। तो आज जुमे का दिन और साथ पहला रोज़ा, तो हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर के तमाम रोज़ादारों की दुआएं लगे और इस रमज़ान में ही ये कोरोना वायरस से हमारी जो है जान खुलासी हो जाए, फिर ईद जो है हम सब वाकई गले मिलकर गुजार सकें। बिल्कुल सही। लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। पंजाब ने तो लॉकडाउन एक्सटेंड भी कर दिया, जबकि सिंध ने आज फिर से जुमे के औकात में कर्फ्यू, जिसे सख्त तरीन लॉकडाउन कहा जाता है, वो अनाउंस किया है ताकि लोग घरों में नमाज पढ़ें और बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। और आई थिंक ये प्रैक्टिस पिछले 3-4 हफ्तों से ज़रूरी भी चल रही है। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से उस तरह से हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी मईशत, हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन जो लॉकडाउन में ईजी किया और इसके साथ साथ जो इस तरह से टाइम दिया गया कि 3 घंटे हर जुमे को, इसकी वजह ये है कि लोग घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, कर्फ्यू हो या फिर प्रॉपर लॉकडाउन, जिसका फ़ायदा आप ही के लिए है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी स्टोरीज शामिल होंगी। सऊदी अरब में आज पहला रोजा, पाकिस्तान में कल होगा। खाना काबा में तवाफ शुरू, हसार भी हटा दिया गया। यकीन जाने ये हजारों में नहीं है। अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहर पे पहुंचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी। लॉकडाउन सख्त न किया तो हालात बिगड़ सकते हैं। मरीजों की तादाद हजारों में नहीं, कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का हुकूमत को इंतबाह। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स मुज़ाकरात की नाकामी के बाद बंद। मुलाजमीन का तनख्वाहों में 1 जुलाई 2019 से इजाफा। डेली वेजेस मुलाजमीन मुस्तकिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अब लॉकडाउन नरम होगा, दुकानें खोलना पड़ेंगी। मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना नहीं रुकेगा, अब वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। 2 रोज कबल ताजरों ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की, अगले ही दिन लॉकडाउन तोड़ दिया। सईद गनी का ताजरों को उकसाए जाने का इल्जाम। कराची में आज 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोई घर से नहीं निकलेगा, कोई गाड़ी सड़क पर ना आए, नमाजी घर पर नमाज अदा करें। जैसे कि बात हो रही है हमारे रनडाउन में भी, सबसे पहले कि लॉकडाउन आखिर क्यों ज़रूरी था और किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट किया गया। फिर हमारी हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि इसको ईज डाउन किया जाएगा। रमज़ान भी आ रहा है, तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने अहम पैगाम भी जारी किया। जी बिल्कुल, उन्होंने एक अहम पैगाम भी जारी किया और एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ जाएं। साथ ही साथ आज जुमे के हवाले से जो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा था कुछ हफ्तों से, उन्होंने कहा वो भी बरकरार रखेंगे और हम बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को की खिलाफ वर्जी की जाए। लोग जब एक इज्तिमा की सूरत में इकट्ठा होंगे तो वायरस के फैलने का खदशा ज़्यादा हो जाता है और हम ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ना ही हमारे हेल्थ रिसोर्सेज इतने हैं कि हम इस चीज़ को ईजी ले सकें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ चूँकि हमारी हुकूमत भी इस हवाले से फैसला कर रही है, वज़ीर आला सिंध भी अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं, तमाम जो सेक्टर्स हैं अपनी अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर्स ने भी तजावीज़ पेश की। पिछला चंद रोज़ से वो प्रेस ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और इसमें वो बता रहे हैं कि क्यों आखिर लॉकडाउन में सख्ती ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने इंतजामात नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हमारे पास शायद बेड्स कम पड़ जाएंगे और मरीज़ ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए एहतियात करें और लॉकडाउन की नरमी को इतना ईजी मत लें कि आप लोग घरों में बिला वजह बाहर निकलें। ये सिंध के डॉक्टर्स के बाद अब कल पंजाब के डॉक्टर्स ने भी कहा है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सजेशंस के साथ साथ हुकूमत को एडवाइस भी की है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। यकीन जाने ये हजारों में नहीं है। आई वॉन्ट टू वेरी मच अश्योर अबाउट इट। और हम कोई खौफजदा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि ये हजारों में नहीं है।
अल्लाह माफ करे, ये माफ करे, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। कहते बड़ा अजीब लगेगा अगर कहे कि ये लाखों में है, लेकिन इससे ये कमतर कतई तौर पे नहीं है। खुदा माफ करे, खुदा माफ करे कि अगर ये हालत आगे बढ़ती है तो इस नहज पे पहुंचे कि हमें इलाज मुआवजा सड़कों के ऊपर करने की भी, और ये याद रहे कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से जिक्र किया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आखिर रिसोर्सेज नहीं हैं, फिर इसके साथ जो पिक्चर पेश की जा रही है वो क्या सही है या नहीं है, क्या इनको लगता है? क्योंकि खदशात तो जाहिर किए जा रहे हैं। डॉक्टर अशरफ बड़ी अलार्मिंग बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने कल के हजारों में नहीं है। इसका मतलब क्या लाखों में है या गवर्नमेंट मतलब छुपा रही है? उनका कहने का मतलब ये था कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप इतना इजी मत लें। अगर ये सस्पेक्टेड पेशेंट्स बिगड़ गए, हालात खराब हो गए, तो फिर अगर ये कन्वर्ट हुए टू हॉस्पिटल, फिर बहुत काम खराब हो जाएगा। और मेरे ख्याल बात सही भी है, हमारे पास हैं वो काफी नहीं है। बात उनकी ठीक भी है कि देखें, सस्पेक्टेड पेशेंट तो शायद बाकी बहुत से हों, क्योंकि ये कहा जाता है सिमल के 80% लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि ये इनको है या नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए हमने कहा था अगर ये हालात बिगड़ गए तो फिर हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। यानी वैसे हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, क्यों ऐसा लग रहा है उनको। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा इस वक्त जो मरीजों की तादाद के बारे में बात की जा रही है कि ज़्यादा हैं या कम बताए जा रहे हैं, या सिचुएशन जो है वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्या कहेंगे इस सिचुएशन पर आपके? है क्या असल में हकायक? देखें, दुनिया के अंदर आप भी जानते हैं और सारी दुनिया इस बारे में जानती है कि दो तरीके हैं किसी तरह से भी किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और जानने के। अब हमारे यहाँ ये जो कोविड-19 जो दुनिया के अंदर एक वबा फैली है, इस वबा के अंदर दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इन्वेस्टिगेशंस करें, टेस्टिंग करें और फिर लोगों के साथ आप देखें कि जी कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और आपको क्या इक़दाम करने चाहिए। दूसरा उसके साथ ये है कि जो लोग जिनके अंदर कोई ना कोई इनकी अलामात ज़ाहिर हो, उनके साथ आप टेस्ट करें, उनको इलाज कर लें या उनको क्वारंटीन में रख लें, आइसोलेशन में कर दें, घर पे रखना है, हॉस्पिटल में रखना है, व्हाटएवर इट इज़, यू कीप ओवर देयर। अब हमारे यहाँ जो हो रहा है, जो समझा जाता है ऐसे, एक मैं आपसे ये बात एक शेयर करूँ कि अब आई एम श्योर कि हर बंदा ये अब समझता है कैसे क्या चीज़ है कि 80% तो ऐसे हैं कि जिनको छोटी मोटी अलामत होनी है और उसके साथ उन्होंने अज खुद ही ठीक हो जाना है, जो हमारे लिए इतनी बड़ी सरदर्दी या इतना बड़ा कोई मसले का वो नहीं मसाइल पैदा करेगा। अब वो ना तो उनको टेस्ट की ज़रूरत है, ना वो किसी डॉक्टर के पास आएगा, ना वो किसी और हकीम के पास जाएगा, छोटी मोटी और वो ठीक हो गया। अब हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हमारे पास एक ही चीज़ है कि एक हम या तो इसकी टेस्टिंग करें, और टेस्टिंग करने के साथ जो कि एक कोरिया ने किया था, कोरिया ने क्या किया था? कोरिया ने ये किया था कि उन्होंने मास लेवल बहुत ज़्यादा लोगों की ये टेस्टिंग की, टेस्ट किया और उनमें से उन्होंने देखा कि किन चीज़ों के साथ, किन लोगों के साथ हमें उस चीज़ की ज़रूरत है कि वो उसके साथ करें और कैसे वो लोग हैं कि जिनके साथ हमें आगे इलाज करना चाहिए। उसके लिए करने की खातिर उन्होंने जब ये टेस्टिंग की और टेस्टिंग के साथ ही करें। हमारे मुल्क के अंदर अभी हमारे यहाँ जो है तो ना तो उतनी वो टेस्टिंग हो रही है, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या उनका जो कॉन्टैक्ट है उसके साथ उन्होंने किए हैं। उसके जब ये टेस्ट किए हैं तो उस टेस्ट के अंदर जाके ये चीज़ सामने आई है कि उन लोगों को आइसोलेशन में या क्वारंटीन के अंदर रखा गया या उनका इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर रिकवरी भी बेहतर है, सेहत की जो है उनकी आने के बाद वो भी ठीक है, डेथ टोल भी जो दुनिया के अंदर है उससे हमारा कम है। लेकिन इस वबा के अंदर होता ही ऐसा है, 2 to 3% के साथ एवरेज इसका डेथ टोल होता है। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर वहाँ पे चूंकि ओल्ड एज बहुत ज़्यादा है तो उनका ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान के अंदर चूंकि हमारे साथ जैसे लोग आए हैं वो अभी कम है और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, बट वी आर अबाउट एट 2%। तो ये समझना कि वहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। हम एज अ डॉक्टर मैं समझता हूँ कि हमें अब इस वक्त जो है, अब हम उस पीक वक्त के ऊपर है जहाँ के बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगा। अब 10,000 से बढ़ के हम लोग आ गए और 10,000 हमारे वैसे आए हैं जो दुनिया के अंदर आए और उसके बाद वहाँ पे एक डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट होगी। अब हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए, जो कि WHO भी कहता है और हम भी समझते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र करें कि टेस्टिंग मैस लेवल चाहिए, इसके साथ साथ जो है लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती करनी चाहिए। लॉकडाउन में अगर हम ज़्यादा सख्ती करेंगे तो फिर कारोबार जो है हमारी मईशत बड़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम कारोबार बंद कर दिया जाए? देखिए, वेरी पर्टिनेंट आपने क्वेश्चन किया है कि लॉकडाउन दुनिया के अंदर अभी तक इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन किसी ने खा ली, स्टीरॉयड का करके जी बड़े बेहतर रिजल्ट्स आ गए, किसी ने ये कहा कि जी जिनको पहले जो है लगे हुए हैं ये टीबी की खातिर जो लगी है उन लोगों को बड़ा कम होता है और हमारा तो खित्ता ही बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बड़े कम होंगे। तो ये जितने भी ये सियासी वाबा वाली बातें हैं वो बातें दुरुस्त नहीं है। इसका इलाज इस वक्त तक कोई नहीं है, गारंटी
फिर इलाज कोई नहीं है। प्रिवेंशन के लिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। दीज आर द रियलिटीज। अब इसको रोकने की खातिर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता ये है कि आपने इसको प्रिवेंशन करनी है, और उसकी खातिर आपने इज्तमाई, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उसके ऊपर अमल करना है। और हरफे आम के अंदर जो आप समझते हैं दैट इज़ द लॉकडाउन। हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा किया और हुकूमत पर जोर डाला है, ये खा ताजिर हजरात हैं, ये खा मजहबी हमारी रसूमात हैं, या किसी किस्म की शादी ब्याह की, या जो भी इसको आप समझ लीजिएगा, जो भी हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। और लॉकडाउन मीन बाय कि इसकी आइसोलेशन और क्वारंटीन प्रिवेंशन, दैट इज द ओनली आंसर कि इसको हम जो है ठीक कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दैट वी एज पीएमए वी आर आस्किंग फॉर द लॉकडाउन। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, लेकिन विफाक नहीं मान रही है और गवर्नमेंट के लिए जाहिर है दोनों तरफ से चीजों को देखना है। अब अगर मईशत का भी जिक्र करें और ताजिर बरादरी अगर परेशान है तो उनका मुतालिबा भी बिल्कुल जायज है कि लॉकडाउन खत्म किया जाए। अब विफाक ही कह रही है कि हम लोगों को गुर्बत से या भूख से नहीं मारना चाहते, तो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो चाहते हैं कि लॉकडाउन मजीद सख्त हो। देखें, ये अब कहना कि जी लोग गुर्बत से है, फिर ये कहना कि जी किस्मत से लोग मर जाएंगे, अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से मर जाएंगे, ये नहायत ही एक मतलब गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है। अभी पाकिस्तान के अंदर कोई एक मौत ऐसी वाक़या नहीं हुई जो कि भूख की वजह से हुई है। ये हम समझते हैं कि एक हुकूमत की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि लोगों को अनाज पहुँचाना, लोगों का ख्याल करना। हमारे साथ एक मुल्क है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर तकरीबन हमारे जितनी आबादी है। आल दो कि जब वो हमसे अलग हुए थे उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी और आज उनकी आबादी हमसे कम है। हम 22 करोड़ के ऊपर पहुंच गए, वो 18 करोड़ पे हैं। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन किया, उन्होंने सारी की सारी फूड भी सप्लाईज की, वहाँ भी तकसीम दी। और आप समझते हैं कि वहाँ पे कोई एक खबर ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ये हो कि कोई बंदा को भूख से मर गया हो। वहाँ पे पेशेंट्स भी अभी 3 फिगर से आगे जाके नहीं बढ़े हैं कि उन्होंने जो था इसको लॉकडाउन पॉलिसी को अपना के, प्रिवेंशन को अपना के अपने आप को। जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया डॉक्टर सिंह। अब सिचुएशन ये है कि आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए, ताजिर भी परेशान हैं, तो फिर आपको क्या हुकूमत ने मायूस किया? देखें, पंजाब हुकूमत के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि पंजाब हुकूमत का, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कोई मायूस कर दिया। वी आर वेरी मच सपोर्टिव टू दी पंजाब हुकूमत, और पंजाब हुकूमत हमारी ही हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत भी हमारी हुकूमत ही है, चूँकि हम वतन अजीज़ के आम शहरी हैं, हमारी हुकूमत ही है। एक तो ये मायूसी इस तरह से हमारा एक था कि एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमने वहाँ पे उनको एक दी थी कि एक प्रपोजल दी थी कि वाया के लॉकडाउन जो है किसको करना चाहिए, लॉकडाउन किसका नहीं करना चाहिए। वो लॉकडाउन करने की खातिर हमने जो सोचा और जो उनको प्रपोजल्स दी थी, उन्होंने हमारी उस प्रपोजल को, और प्रपोजल भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, हमने कहा जी कि 9 टाउन है लाहौर शहर के अंदर, 9 टाउन जो है उन टाउन्स के अंदर 1,000 को हम लोग टेस्ट करेंगे और पता चलेगा कितने लोगों को कोरोना का अटैक हो चुका है, वो गुजर चुके हैं उसके साथ, कितने लोगों के साथ जो है वो सेहतमंद हो चुके हैं और कितने लोग इस वक्त कैरियर हैं और वो साइलेंट हैं। वो हमें फिर ये पॉलिसी वज़ा करके देगी कि आया कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, हमें खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए। एक ये साइंसी किस्म की तहकीक थी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मेरी सरबराही के अंदर बाकायदा तौर पे वो हमने बना के दिया। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली के सरकार के अंदर जो है हमारा महकमा सेहत, उन्होंने बजाय इसके कि वो हमें ऑन बोर्ड होते, अगर वो खुद भी करना चाहते थे, उन्होंने वो वैसा नहीं किया। और आज जो है वो एक अपनी कोई तहकीक शुरू कर रहे हैं। हमें पता चला किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, हमारा SPMA है कि हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी इंस्टीट्यूशन, दे आर कैपेबल टू डू सो, और उसके साथ हम एज ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा तौर पर। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी और जो सिंध में की गई इससे पहले डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स फरीक ना बनेंगे, डॉक्टर्स की पोजीशन नहीं है इन तमाम चीज़ों को डिसाइड करना। लेकिन आप लोग ये कहते हैं हम हुकूमत को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। तो अब ताजर बरादरी भी बाज नहीं आ रही से मुराद उनके भी मुतालिबात हैं, उलमा हजरात भी मसाजिद बंद नहीं करना चाहते। आप हुकूमत को एडवाइस क्या करेंगे, क्या सजेशन है आपकी? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने कहा। हमारे लिए हमारा मुआशरा ना मजहबी बुनियाद के साथ है ना तजारत के साथ इसको होना चाहिए। नो डाउट दीज आर वेरी मच इसेंशियल्स, इंसान को ज़रूरत है। हमसाया मुल्क है, उनका कोई मज़हब और है, यूरोप के अंदर कोई मज़हब और है, सर्कुलेशन जो चल रही है वो। और मैं आपसे 2 बड़े चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। वो एक चीज़ थी जिसका नाम है एक मिस्टर बोरिस जॉनसन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के।
एक है मिस्टर ट्रंप जो कि सदर हैं खैर से अमेरिका के। इन दोनों की बिल्कुल ऐसी थी जी कि हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है और लोगों की एक्टिविटी कैसे होगी और वो सारा काम करता रहेगा। वहाँ के चर्च और पादरियों ने भी यही कुछ कहा था कि जी हमने इबादत नहीं, अगर ये खुदा की तरफ से आई है तो हमने तो खुदा के साथ जाके वहीं पे मांगनी। बिल्कुल ठीक। इस वजह से, और तीसरी जो बात मैं आपसे शेयर करूं कि ये जो कोविड-19 है, ये जो वायरस है, इसका कोई मजहब या दीन नहीं है। ये बड़ी पक्की बात आप ज़हन में रखें। लिहाजा ये तीन बातें अपने ज़हन में रखते हुए कि ताजिर बरादरी को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त के साथ खुदारा अपने कारोबार का ना सोचें, जिंदगी का सोचें। वट इज़ गोइंग टू हैपन अगर उनकी फैमिली के साथ आ जाए। हमारे उलमा हजरात को मैं बाकायदा तौर पर उनका बहुत एहतराम करता हूँ। मेरा अपना ज़ाती तौर पे जिस फैमिली से ताल्लुक़ है, हम मजहबी घराने से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें होंगी जबकि हम इंसान मौजूद हैं। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ जो कि इक़्तिसादी मुआशियात और उसके साथ करता हूँ, लेकिन मैं इतनी चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि ये जितना कुछ भी है सब इंसान के दम से है। अगर इंसान है तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, इसके अंदर आपकी इबादत गाहें भी चलेंगी। अगर इंसान है तो इसके अंदर कारोबार भी चलेगा। अगर इंसान मौजूद है तो ये बाकी सारे जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं डेफिनेटली वहाँ पे चलते रहेंगे। तो खुदारा इस वक्त जो बचाना है वो इंसान को बचाना है, पाकिस्तानी को बचाना है, पंजाबी को बचाना है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने अपनी तमाम सजेशंस जो गवर्नमेंट के लिए हैं वो भी हमें बता दी और इसके साथ साथ आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखें तो एक लाइन जो मुझे बड़ी कंफ्यूज कर रही थी, एक तो ये कि हजारों में मरीजों की तादाद नहीं है, वो उन्होंने खुद भी एक्सप्लेन कर दिया कि सस्पेक्टेड केसेस की भी बात हो रही है। दूसरा जो टेस्टिंग में बदयांती का इल्जाम लगाया इन्होंने, वो भी जाहिर है गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन सिमल इसमें कोई भी बात कंफर्म नहीं है क्योंकि इनको लग रहा है ऐसे कि ऐसे हो रहा है कि नीयत उनकी जो है वो तो अल्लाह जाने। लेकिन मामला ये है कि जो इस समय नज़र आ रहा है कि आपकी 10,000 से ज़्यादा रोज़ टेस्ट हो रहे हैं, फिर इसके अलावा कैपेसिटी बढ़ रही है, किट्स हैं, हॉस्पिटल्स पे जो अवेलेबिलिटीज़ हैं, पंजाब में हो, सिंध में हो, KP में, बलोचिस्तान में, कहीं पर ऐसे हमें नज़र नहीं आया कि शिकायत हो रही हो पेशेंट्स की तरफ से कि हमें वहाँ पर सहूलत नहीं मिली या मैं टेस्ट करवाने गया और मेरा टेस्ट किसी ने नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद अगर डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं तो मुझे ये लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए इस वार्निंग के ऊपर। इंस्टेड पंजाब गवर्नमेंट ने ये तमाम मुतालिबात अक्सर मुस्तरद कर दिए हैं और हम कोशिश भी करेंगे कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हमारे साथ मौजूद हो ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लें। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो BBC को इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ा जबरदस्त वो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और उन्होंने पाकिस्तान की सिचुएशन और हालात को, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना में हमने लॉकडाउन बड़े अच्छे तरीके से पहले मैनेज किया था, लेकिन कुछ हुकूमत की पॉलिसी की वजह से इसमें ईज डाउन होना पड़ा, जिससे कुछ खदशात हैं, केसेस बढ़ जाएंगे। आपने जिस तरह से कहा है हुकूमत की पॉलिसी जो है विफाक की वो अपनी तरफ है, लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक टेलीथॉन किया लाइव TV चैनल्स पर और उन्होंने जो है भरपूर तरीके से फंड्स तो एक तरफ डोनेशंस तो आई, लेकिन कुछ कोरोना के बारे में वो अपने हवाले से बताते रहे कि क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल सही, उस हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया, आपको दिखाते हैं। रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, इस किस्म की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। ये कोरोना की वायरस की जो जंग लड़ी जा रही है ये गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती, दुनिया में कोई गवर्नमेंट अकेली नहीं लड़ रही। डॉक्टर्स की अपीलें मुस्तरद हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कह दिया कि लॉकडाउन में नरमी होगी, लोगों के लिए दुकानें खोलना होंगी। अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए, जो छोटी दुकान है या जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने इस खदशे का इजहार भी किया, जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी कोरोना की वबा बढ़ती जाएगी। मजीद कहा कि मई में केस बढ़ेंगे। सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है कि अगर आप बंद कर देंगे मुल्क को तो वो आप कभी भी सारे मुल्क की मदद नहीं कर सकते। सो ये है कि इंटरम पीरियड में जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं ये तादाद लोगों की, मुस्तक लोगों की बढ़ती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को बता दिया कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुकेगा, लिहाजा वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो हमें पता कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ नजरियात पेश करते रहे, जरा वो भी सुन लीजिए। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है,
जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। पूरा लॉकडाउन कर देते हैं तो यहाँ हमें खौफ है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ये क्या करेंगे लोग? क्या हमारे पास लॉजिस्टिक्स हैं कि हम इन सब तक पहुंच जाएंगे? जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, यानी फैलने की। हुकूमत को समझ नहीं है क्या हो रहा है। एक ऐसी चीज कभी पाकिस्तान में हुई नहीं पहले। दूसरी जानिब टेलीथॉन में शरीक साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने कहा कि हमारी किस्मत में यही रह गया है कि मांगते रहो। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। तो जिस तरह जावेद मियांदाद साहब ने भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान में हमारी किस्मत शायद इस तरह से होती जा रही है, लेकिन मकसद उनका ये था बेसिकली कि हमारे हालात अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि शायद ऐसे अभी तक लग रहा है कि हालात कुछ ठीक हो नहीं रहे, लेकिन उम्मीद हमें करनी चाहिए। ये टेलीथॉन तो कल हुई और फिर डोनेशन जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, डोनेट किया। और अब कहा जा रहा है रमज़ान में इसका सेकेंड फेज यानी कि टेलीथॉन 2 जो है वो स्टार्ट होगी। अब बहरहाल कल वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया कि लॉकडाउन नर्म होगा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, अब वायरस के साथ ही रहना होगा, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मजीद लॉकडाउन की तरफ जाएं। और रमज़ान में ख़ासतौर पर मई में केसेस बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ वीडियो पैगाम जारी किया है, उन्होंने भी मुतालबात किए और रमज़ान के हवाले से भी कुछ SOPs उन्होंने जारी किए, आपको दिखाते हैं। काफ़ी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से। अगर बड़ी जगह बड़े इज्तिमात को कंट्रोल ना किया गया तो ये और ज़्यादा फैल जाएगी और फिर अस्पताल इस मर्ज़ के लिए, जो हम फ्रंट लाइन अपने डॉक्टर्स कहते हैं, वो भी बेबस हो जाएंगे। इस वजह से हमने जैसे दुकानों का फ़ैसला किया, बड़े स्टोर्स को बंद किया। हमने कहा कि जी मसाजिद वैसे ही खुली रहें जैसे पहले थी, मसाजिद में अज़ानें भी हों। कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं। मस्जिद में जो मुतय्यन लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें, बाजमात नमाज़ पढ़ें। कल इंशाअल्लाह ताला परसों से रमज़ान शरीफ शुरू होगा, कल रात तरावियाँ होंगी, उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। वज़ीर आला सिंध का क्या कहना था आपने मुलाहिज़ा किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, बात करें अगर सिंध की, तो सिंध में ताजर और गवर्नमेंट जो है उसकी आपस में कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ डिस्कशंस चल रही थी कि SOPs बनाए जाएंगे और उसके बाद मार्केट्स खोलने या ना खोलने या मशरूत खोलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ताजर बरादरी डट गई और उन्होंने जाकर तमाम मार्केट्स और अपनी दुकानें खोल दी, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने अपनी रिट जाहिर करते हुए उन ताजरों को गिरफ्तार भी किया, अदालत में पेश भी किया और बाकायदा जुडिशल रिमांड जो है उस पर जेल भी मुंतकिल किया। 4 ताजरों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है सीमा की थोड़ी कन्फ्यूजन थी, ताजरों को भी हुकूमत के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसकम्युनिकेशन हुई है, जिसके बाद ये मामला हो गया। अब हम जानेंगे कि इस वक्त मामला है क्या, सिचुएशन है क्या, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, क्यों ताजरों ने खुद साख्ता दुकानें खोलनी, ऑर्डर्स ऐसे कुछ थे नहीं, क्यों ऐसा किया गया, हुकूमत की रिट क्यों नहीं मानी गई, फिर उसके बाद अगर ऐसा किया गया है तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन हुई थी किसी के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी साहब, जो कि पूरे कराची की ताजर यूनियन के जो हैं सदर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन है कि आपके चंद ताजर जो हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्या है, हुआ क्या था, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कम्युनिकेशन हुई थी, हुकूमत ने भी तो कहा ही नहीं था, दुकानें क्यों खोली थी आपने? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारा मौक़िफ़ जो है हुकूमत वक्त तक पहुँचाया जी। जो ये दुकानें खोलने का मामला आया है उसमें थोड़ी सी हमारे कुछ भाइयों ने जल्दबाजी कर दी। कोई हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया था, हमारी नेगोशिएशन चल रही थी और
ये 48 घंटे के लिए जो थोड़ा सा मामला हुआ था, जो डेडलॉक था हमारा तो दोनों तरफ से, तो उसकी वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 4 ताजिर नहीं 6 ताजिर जो हैं वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। 6 हैं, ठीक है। और आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से अब फिर ऑब्वियसली हुकूमत ने अपनी रिट भी जाहिर करनी थी, लेकिन ये कंफ्यूजन हुई क्यों? आप ताजिर इत्तेहाद रहनुमा भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं और समझते भी हैं, क्या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बगैर, गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर ज़रूरी है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जाए? जी बिल्कुल, देखें कभी भी गवर्नमेंट के जो रिट की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। और हम पिछले 3 हफ्ते से जो हम बार बार 12 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसकी वजह यही थी कि हम नहीं चाहते थे कि आप गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करें, और ताजिर का काम कभी भी गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करना नहीं है। स्पेशली ये जो कोरोना वायरस का जो मामला चल रहा है, ये हम तमाम लोगों के लिए जानों का मसला है, हमारी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स का मसला है। लेकिन एक चीज़ ये भी समझिए कि हमारे ताजिर रहनुमाओं के ऊपर पिछले 2 वीक से बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी। हमारे ताजिर हमारे घरों पे आ रहे हैं, ताजिर हमारी दुकानों पे आ रहे हैं, ताजिर हमें रास्तों में रोकते हैं कि भाई आप लोग किसी तरीके से हमारा फाइनेंशियल मसला क्लियर कराएं गवर्नमेंट की तरफ से, या हमें लोन दिलवा दें या इमदाद दिलवाएं, या हमें दुकानें खोलने दें तो हमारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएं ताकि हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे पाएँ और हम अपने भी घर के मामला देख सकें। क्योंकि छोटा ताजिर के पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो घर में कैश रखे, या उनके पास इतना कैश हो कि वो अपना मामला महीनों तक चला सके। कुछ दिनों का तो मामला चल सकता है। साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो, एक वक्त आता है कि उनकी जो कैपेसिटी होती है, जो कुशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रही थी, SOPs की बात हो रही थी, अभी उस पर डिस्कशन हो रही थी। लेकिन सिंध हुकूमत में जो वजीर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शायद गवर्नर साहब ने आपके साथ मुलाकात की, आपके तंजीमों के साथ, और उन्होंने उकसाया कि आप लोग दुकानें खोलें, हम देख लेंगे। कुछ इस तरह का मामला भी नजर आया है। देखिए, गवर्नर साहब ने 3 तंजीमों से मुलाकात की, जिसमें सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी और हमने इनको सिफारिशात दी थी कि कुछ मामलात हैं जो फेडरल गवर्नमेंट हल कर सकती है। जैसे लोन देने का मामला है, आप रजा बाकिर साहब को कहें कि हमसे मिलें। अच्छा, हमने रजा बाकिर साहब को खत लिखा, हमने वजीर आजम साहब को खत लिखा और हमने तमाम जरा इस्तेमाल किए कि हमारी किसी तरह फेडरल गवर्नमेंट से बात हो जाए, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। फिर गवर्नर साहब ने हमें यकीन दहानी ये कराई थी, जो मेरी बात हुई है गवर्नर साहब से, कि मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से बात करूंगा कि लॉकडाउन में नरमी करें और किसी तरीके से आपको जो है कारोबार खोलने की इजाजत दें। और मैं वजीर आजम साहब से ही बात करूंगा कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर को कहेंगे आपको बिलासूदी कर्जे दे पाएँ। फिर इन्होंने मुलाकात की एक अंदरूनी सिंध का ताजरों का वक्त है, जावेद कुरैशी साहब की सरबराही में, उनसे भी जो इनकी बात हुई है वो मेरी जावेद कुरैशी साहब से बात हुई थी, वो यही हुई है। अच्छा, ये जो हमाद पूनावाला साहब जिनसे मुलाकात हुई है, उनका और गवर्नर साहब की जो बात हुई है, इसमें कोई ना कोई मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो सईद गनी साहब जो कह रहे हैं कि उकसाया गया है गवर्नर साहब की तरफ से या किसी ने उकसाया है इन ताजिर कम्युनिटी को, आप उसको मुस्तरद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन गोपलानी साहब ये भी तो देखिए कि अब सिंध में लॉकडाउन नरम नहीं किया जा रहा, बल्कि ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। इवन वज़ीर आला सिंध ने जो वीडियो मैसेज जारी किया उसमें भी उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन सख्त करेंगे, क्योंकि मई का पहला जो टेन्योर है उसमें इस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। फिर ऐसे में ताज़ा बिरादरी कहाँ स्टैंड करेगी? देखें, हमारे पास स्टैंड करने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है, और जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर्स की, वो बड़ी सीरियस है, हम मान रहे हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस वक्त कैश खत्म हो चुका है और हम 2 महीने और या 15 दिन और हम अपने घरों में रहने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। तो हमने कल भी हमारी मीटिंग हुई है कमिश्नर ऑफिस में, सईद गनी साहब मौजूद थे, नासिर हुसैन शाह साहब, इम्तियाज शेख साहब थे, मुर्तजा वाफ थे और कमिश्नर कराची थे। कल हमें इन्होंने मशरूत तौर पे एक इजाज़त दी है कि आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत कैश कहीं से आ जाए। और साथ में इन्होंने एक यकीन दहानी कल कराई है सिंध गवर्नमेंट ने, नासिर शाह साहब ने, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे भी आपको को बिलासूदी कर्जे दे सके। सही, ये भी बताइएगा शर्जील साहब कि आपने अभी जिक्र किया है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑब्वियसली बड़ा अच्छा इकदाम है, ई-कॉमर्स का ज़माना है, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। लेकिन आपने जब ये मुशावरत की और आपके साथ ताजर रहनुमा भी होंगे, क्या कहते हैं किस तरह से फॉलो किया जाएगा इसको? क्योंकि क्या इक्विप्ड हैं इतने आप लोग कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लें, फिर उसके साथ लोगों का रोड पर आना वो क्या ख़त्म हो जाएगा? इससे जो ताजर जो एक दूसरे के साथ डीलिंग करते थे, मीटिंग्स करते थे, ख़त्म हो जाएंगी? कुछ ऐसे बारे में पेशरफ्त हुई है? देखें, हमारे ताजिरों के तो बहुत ज़्यादा इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं
कल बहुत से लोग हमें ये कह रहे थे हम कैसे करेंगे, लेकिन अब देखें दुनिया जो है वो कन्वर्ट हो रही है ऑटोमेशन के ऊपर, तो हमें थोड़ी सी अपने बिजनेस के भी तरीका बेहतर करना पड़ेगा और अब मजबूरी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और जो जहाँ तक रोड पे आने की बात है तो कल हमारी बहुत से लोगों से बात हुई है टेलीफोनिक, तो सब ने यही बोला कि ठीक है अगर किसी तरह ये सेटिंग हो जाती है तो हम 2 घंटे के लिए अपने जो है गोदाम या दुकान पे जाके डिलीवरीज करा लिया करेंगे और ऑर्डर्स हम फ़ोन पे अपने घरों पे ले लें या हम जो है वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम ऑर्डर लेके उनको डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि आप वेलकम करते हैं हुकूमत के इस डिसीजन को कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाए। कोई आप मुतालबा करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से 24/9 के गवर्नमेंट से, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से गवर्नमेंट को? देखें हम वेलकम करते हैं इसलिए कि ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है और हमें अपने अवाम को बचाना है। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है हम इनको सराहते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से और बल्कि सदर पाकिस्तान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। कल मैंने सदर पाकिस्तान साहब को भी खत लिखा है कि खुदारा हमारे को बिलासूदी कर्जे दिए जाए। हम आपसे कर्जा मांग रहे हैं, आप इमदाद देने की पोजीशन में नहीं, हम आपसे इमदाद नहीं मांग रहे, हमें कर्जे दिए जाए बिलासूदी, हम ये आपको लौटा देंगे। और जैसे मार्केट्स खुलना शुरू होंगी हम इक़्तिसाद के अंदर 2 साल या 5 साल जो भी हमसे डीलिंग होती है हम आपको कर्जे दे देंगे वापस। और हमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमारे छोटे दुकानदार हैं, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपए चाहिए, उनसे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। हमें कोई करोड़ों रुपए आपसे नहीं मांग रहे, हमारी थोड़ी सी जो है देखें पिछले 78 साल में ताजिरों ने आपसे इस मुल्क को दिया है, कभी लिया नहीं है और आज भी हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें कर्जे दिए जाए, हम कम से कम अपने स्टाफ की सैलरी दे पाए और अपने घर का किचन चला पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब। ये अच्छी बात है स्टीवन, मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कुछ मुशावरत भी की है, कुछ वो चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से इसको लेकर चलें और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और अगर ई-कॉमर्स को फॉलो करें तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ भाइयों ने जल्दी की, उन्होंने अपने कारोबार खोल दिए जिसकी वजह से फिर हुकूमत को ये एक अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से। और हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि इस वक्त हमने बात की थी शर्जील गोपलानी साहब से, तो ताजिर रहनुमा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ऑब्वियसली वो परेशान कुन है, इसको ठीक करना चाहिए। तो वहीं पर कराची पुलिस चीफ जो है गुलाम नबी मेमन, उन्होंने भी कहा कि अगर ताजिर गैर कानूनी तौर पर दुकानें खोलेंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे। बिल्कुल, ये सख्त एक्शन सिंध हुकूमत की तरफ से भी अनाउंस किया गया है। और हमारी रिपोर्टर कराची से समर अब्बास जिन्होंने उनसे बात की है, उनका इस हवाले से कहना क्या था आपको दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने नाकों का दौरा किया है। सूरत-ए-हाल जैसा कि यकम रमज़ान से ताजरों ने दुकानें खोलने का भी ऐलान किया है, इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। ताहम दूसरी जानिब जो पुलिस के नाके लगाए गए इनसे क्या फ़वाइद मिल रहे हैं आवाम को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सर कि इन नाकों से आवाम को क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं? एक तो कोरोना के हवाले से बिल्कुल ठीक है, उससे आप रोक रहे हैं लोगों को घरों में बैठने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब नाकों से कोई फ़वाइद भी मिल रहे हैं? ये नाके जो लगे हैं शहर में, इसका बेसिक पर्पस तो हमारा ये था कि जो लोग जिनको इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि वो घरों में रहें और अगर कोई वायलेशन करते बाहर आता है तो हम उसको पहले तो मोटिवेट करें कि वो घर में रहें। अगर नहीं बार बार वो निकलता है तो फिर हम उसको मुख्तलिफ तरीके से, जिस तरह से हमारा ट्रैफिक के फाइन से हम फाइन करते हैं या फिर ज़्यादा अगर कोई मोस्ट फ्रीक्वेंट करता है तो फिर हम उसको गिरफ्तार करते हैं। तो एक तो हमारा बेसिक पर्पस ये था नाके लगाने का, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमने महसूस किया कि इससे क्राइम काफ़ी कम हुआ है। ऑलमोस्ट जो हमारे हीनियस क्राइम है वो 25% पे रह गया, 75% कम हुआ है जो हीनियस क्राइम है। और इसी तरह मतलब जो स्ट्रीट क्राइम जिसकी वजह से कराची में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, वो भी तकरीबन जो इम्पोर्टेंट जिस तरह से मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग है या स्नैचिंग ऑफ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, वो मतलब 20% पे आ गया है। तो मतलब इस तरह से क्राइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो ये हमने देखा है कि क्योंकि रिसोर्स ज़्यादा मिले हैं और इस लॉकडाउन में हमने रिसोर्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय किया है, तो यकीनन इसकी वजह से फ़र्क आया है। अच्छा सर, ये बताइएगा यकम रमज़ान से ताजरों ने दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया कि हुकूमत चाहे कुछ भी कहे हम दुकानें खोलेंगे, तो इस पर आपकी क्या हिकमत अमली है? देखिए, ताजर बरादरी एक पुरअमन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और मैं समझता हूँ कि वो इस टाइम में जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें
हर कोई अपना डिसीजन करेगा तो नेचुरली इस जिम्मेदारी के टाइम, इस डिफ़िकल्ट टाइम में मतलब लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा, वो अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है और सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं तो आपके वसादत से उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गवर्नमेंट का फ़ैसला है उसको फॉलो करें। गवर्नमेंट को इनको पनिश नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वो आम आदमी की वेलफेयर के लिए किया है। तो लास्ट टाइम पे भी जो जीएफ मिनिस्टर साहब ने उनके साथ मुलाकात की, उन्होंने उनको एश्योरेंस दी थी। तो जैसे कि बात की कराची पुलिस के चीफ ने, तो अगर ताजे जो हैं वो इसी तरह करते रहेंगे तो वो गलत होगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन करेंगे तो वो अच्छी बात है। अच्छी बात है उन्होंने जो बात की वो वाकई उसको फॉलो भी करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ हम थोड़ा मजीद खबरें भी डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जहाँ बहुत सी रिसर्चेस सामने आ रही हैं, बहुत से फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में उसके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है या उसकी जो इलाज के लिए मेडिसिन है उसको फिगर आउट किया जा रहा है। वहीं पर कोरोना वायरस जानवरों के ऊपर भी अटैक कर रहा है और ऐसी खबरें ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें भी रिसीव हो रही हैं। जैसे सबसे पहले हांगकांग में कहा गया कि कुत्तों के अंदर ये कोरोना वायरस हो सकता है, फिर 2 शेरों के अंदर ये आया और फिर उसके बाद अब बिल्लियों में भी कहा जा रहा है कि ये वायरस तो इसका मतलब है कि सिमिल जिस तरह से इंसान इस हवाले से कह रहे हैं कि हमें तो महफूज करने के लिए हम लॉकडाउन कर लें या वायरस से बचने के लिए इंतजाम कर लें, लेकिन फिर जानवर क्या करें? जानवरों को तो शायद हमें खुद हिफाजत उनकी भी करनी होगी। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि पेट्स भी होते हैं लोगों के पास। इसके अलावा ये मामला है कि जो जानवर इस तरह से स्ट्रे जानवर हैं उनके अपने पेट्स के साथ क्या किस तरह से बिहेव करें, या अगर खुदा ना खास्ता उनमें आ जाए तो क्या उससे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, उनके साथ कैसे करना है, जू में जो जानवर हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, फिर जो स्ट्रे जानवर हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये सारा बड़ा मामला है, अहम मामला है, इसको देखना होगा। जो भी हुकाम है उनको इस हवाले से भी देखना होगा, क्योंकि इंसानों की तो आप कर रहे हैं हिफाजत, लेकिन जानवर जो है कहीं इसकी नजर ना हो जाए तो ये मामला काफी महफूज नहीं है। लेकिन आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है, ना सिर्फ अपनी बल्कि पालतू जानवरों की भी। और जो SOP मौजूद हैं दुनिया भर में, जाहिर है इस हवाले से तो बना लिए गए हैं, उनको फॉलो करना भी बड़ा ज़रूरी है। इंसान मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर जानवर भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पेट्स को घर से निकाल दें या आप कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इसी तरह से एपिडेमिक है तो ऑब्वियसली इंसानों से इंसानों को जो है इससे इफेक्ट भी होता है, तो जानवरों को भी कहीं इंसानों से ना हुआ हो, ये भी एक सवाल है। कैसे हुआ है? फिलहाल तो इनिशियल सर्च ये थी कि जानवरों से इंसान को हुआ, क्योंकि चाइना से जब स्टार्ट हुआ। एनीवेज जी, वेटनेरियन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिला दौरानी, और वेटनरी डॉक्टर, उनसे हम पूछते हैं कि अब जानवरों को कैसे महफूज रखें और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जानवरों से इंसान में हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनीला, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज़ उनको सही तरह पहुंच नहीं पाई। डॉक्टर अनीला से हमने जानने की कोशिश करनी है कि अगर जानवरों में ये पाया जा रहा है कोरोना, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। पेट्स हैं, फिर दूसरा है जू है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, और इसके अलावा हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं। ये 4-5 जो इसकी कैटेगरीज हैं जानवरों को, जहाँ जहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करें। अच्छा, एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा था कि इफ़ यू हैव पेट्स एट योर होम एंड यू आर नॉट श्योर, क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं और उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए 2 मीटर का डिस्टेंस अपने पेट से रखना बहुत जरूरी है। करीबन 2 मीटर का केज में रखना होगा, फिर अगर वो घूमेगा तो टच भी बहुत ज्यादा उसके क्लोज मत जाएं। आजकल के सिनेरियो में खासतौर पर क्लोज कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करें। तो उसके लिए उनको फिर केज में रखें, क्योंकि अगर वो घर पे मूव अराउंड करेंगे तो उसके जहाँ जहाँ पर वो मूव कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उससे भी कोरोना फैलने का आपसे उनको आपसे हो सकता है। तो इसलिए ख्याल करना चाहिए, जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में इस वक्त लोग हैं वो लॉकडाउन की जहाँ पर फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को, आप इंसानों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिली से नहीं मिले, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, तो फिर इसी तरह आप अपने अगर करीब पेट्स हैं तो उनसे भी दूर रहिए, क्योंकि ये इस वक्त एपिडेमिक है, किसी को भी इसका असर हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं मुसलसल के डॉक्टर अनिला से हमारा राब्ता हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत से लोगों के पास पेट्स हैं, मतलब चाहे वो बिल्ली है, वो कुत्ते हैं, या परिंदे बहुत से लोगों ने रखे हुए होते हैं। सो दे आर नॉट श्योर कि उनको अपने पेट्स के साथ किस तरह से, उनके SOP क्या है, क्योंकि इंसानों के SOP तो हम बार बार बता भी रहे होते हैं, बार बार मेंशन भी कर रहे होते हैं। तो ये सेगमेंट करने का मकसद भी उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था, लेकिन फिलहाल हमारा राब्ता अभी उनसे नहीं हो पा रहा। जैसे ही होगा तो हम उनसे बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप जाने हेडलाइंस, फिर मिलेंगे।
बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपको 24 न्यूज़ के टिकर्स में भी नजर आ रही होंगी। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की जानिब से जो आज के फिगर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अभी तक केसेस की तादाद 11,155 हो गई है, जबकि पाकिस्तान में टोटल डेथ्स जो है दैट इज 237। और इसके साथ साथ जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अब बढ़ रहे हैं और यही हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह रिकवरी के पेशेंट ज़्यादा होंगे उसी तरह हमारे जो इंशाल्लाह इस कोरोना से हम बाहर निकलेंगे। तो इसी तरह एक रिकवर्ड पेशेंट जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा हैं, हमारे साथी एंकर हैं मोहम्मद एहसन, वो हमारे साथ हैं स्टूडियो में, उनसे हम आपको मिलवाएंगे और उनका किस तरह से ये गुजरा सफ़र, कितने वो परेशान हुए, उसके बाद रिकवरी कैसे हुई, वो मैं अपनी खुद ही बताएंगे अपना सारा एक्सपीरियंस। तो एहसन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र है आप हमारे साथ फिर से बैठे हैं, इकट्ठे हम लोग हैं। क्या हाल है अब आपका? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बस ये आप लोगों की दुआओं, घर वालों की दुआओं का नतीजा है और मेरी जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली है उन सब की दुआओं का नतीजा है कि एक दफ़ा फिर से मैं रिकवर होकर दोबारा से यहाँ पर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और दूसरा, बहुत इसके ऊपर पैनिक भी किया गया, बहुत सी न्यूज़ भी चली, सोशल मीडिया के ऊपर भी एहसन की तस्वीर भी आ रही थी, लेकिन वी हैव बीन ऑलवेज वेरी ओपन अबाउट इट बीइंग हिज फ्रेंड्स। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क भी हमने ये बाकायदा अनाउंस भी किया, बाकायदा इस चीज़ को फॉलो अप भी रखा, क्योंकि आपने अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो रहा है तो उसको विक्टिम नहीं बनाना। वो जो है वो बेचारा अगर उस तन्योर से गुजर रहा है तो हमें उसके साथ खड़े होना है। ऐसा ये सारी चीज़ कितनी मैटर करती है कि कहीं एक जगह कुछ लोग ऑब्वियसली नेगेटिव कमेंट्स भी पास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आपके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। क्या कहेंगे? ऐसे ही सीमल, बिल्कुल जब पहले रिपोर्ट आई थी मुझे भी तब एक दफ़ा वो डर सा एक लगता है, मुझे भी डर लगा था कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, कोई इतने ख़ास सिम्टम्स नहीं थे। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल मुंतकिल हुआ, जिना हॉस्पिटल में, वहाँ पे आइसोलेशन में रहा, तो उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अंदर से मैं स्ट्रांग था, तो नॉर्मल था सब कुछ। बस ये था कि दोबारा इंशाल्लाह टेस्ट होंगे तो मेरे नेगेटिव आ जाएंगे, पूरा यकीन था मुझे। साथ मेरा एक दोस्त भी था, यहीं का प्रोड्यूसर था, तो हम दोनों बातें करते, गप्पे शप्पे लगाते और यही था कि हम बातें कर रहे हैं और टाइम गुजार रहे हैं। खाना पीना वहाँ पे ज़बरदस्त था। फील होता था, डर फील होता था थोड़ा सा कि एक वबा है, पूरी दुनिया में अमवात की रेशो बढ़ रही है, केसेस की तादाद बढ़ रही है। सो कभी ये डर लगा कि अगर ये स्वेयर हो गया, या क्योंकि रिसर्च तो बहुत सी सामने आ रही थी। बिल्कुल यही था। हम चूँकि ख़ुद भी इस हवाले से मैं न्यूज़ देता रहा हूँ, लोगों की अमवात हो रही थी, तो जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, मुझे कॉल आई, तो वो कॉल जो सुनने के 2 से 4 मिनट थे वो बहुत मुश्किल से गुजरे थे, तो काफ़ी डर था उस वक्त। लेकिन जब वो हॉस्पिटल मुंतकिल हुआ, फिर मैं वैसे भी ठीक था, बस थोड़ा सा फ्लू था मुझे और उसके अलावा खांसी वगैरह कुछ भी नहीं थी। था और आपने, क्योंकि आप घर जा रहे थे 3-4 दिन छुट्टी पे, तो आपने जिक्र भी किया था। अच्छा, आपने ये कहा कि कोरोना से डरें भी और लड़ें भी, ये आपने मैसेज दिया, नाज़रीन को भी हम बताएंगे कि ये एहसन का मैसेज है कि कोरोना से आप डरें, साथ लड़ें। इसके पीछे क्या आपने देखा कि मतलब लोग थोड़ा सा इजी हो गए, रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर क्यों डरना है और फिर लड़ना क्यों है, किस तरह से लड़ना है? बिल्कुल, मैंने ये चीज़ नोट की है कि यही एक मैसेज ओवरऑल दिया जा रहा है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तो मेरे ख्याल में अगर डरा भी जाए साथ तो ही बेहतर है, क्योंकि कोरोना से डर के ही लोग घर में रह सकते हैं। जब कोरोना का डर नहीं होगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन हो ना हो, अगर डर ही नहीं है तो लोग बाहर निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में डरना चाहिए और डर के घरों में रहना चाहिए, यही सबसे बेहतरीन है। बहुत डरा दिया था। जैसे ही मुझे याद है एहसन का पॉजिटिव आया, उस रात तकरीबन 11:30 साढ़े 10 बजे का टाइम था, और हमें पहले तो यकीन नहीं आ रहा था और हम इसे कह रहे थे कि मजाक कर रहे हो, मतलब क्या हो गया, इस तरह का मजाक मत करो। एंड देन ही सेड नहीं, अल्लाह की कसम मेरा पॉजिटिव आया, एंड ही वाज वेरी स्केयर्ड। उसके बाद फिर जो इसने हमें स्केयर किया, क्योंकि अबू ज़र अगले दिन फिर हमारे टेस्ट भी हुए, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हम रहे हैं, और फिर उसके बाद वो सारा एक सिलसिला जो है वो चला। लेकिन फ्रेंड्स, फैमिली कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है ऐसे टाइम में? मेरे ख्याल में ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो फैमिली और जो दोस्त हैं उनकी होती है। जैसा कि आपको भी पता है, आपके साथ मैं कॉल पे रहा हूँ, जब दिल किया मैंने अपने दोस्तों को कॉल कर ली, वीडियो कॉल कर ली, उनको देखता रहा, बात करता रहा। और दूसरा, अगर फैमिली की आपने बात की है तो मैंने तो अपनी फैमिली में बताया नहीं था कि मेरा पॉजिटिव आया। शुरू में नहीं बताया? मैंने बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि चूंकि मैं जेहलम से हूँ, मेरी सारी फैमिली वहाँ पे है, तो वो इस सिचुएशन में आ भी नहीं सकते थे। तो मैंने भाई को आपने या किसी को फैमिली, किसी भाई को सिर्फ बताया था, बड़ा भाई था मेरा, उसको मैंने बताया। और
और फैमिली में मैंने अम्मी को, भाभी आप को परेशान ना हो जाए ताकि पहला मेरा टेस्ट जब नेगेटिव आया था 5-6 दिन रहने के बाद टेस्ट हुआ था, पहला नेगेटिव आया था, तो फिर भाई ने अम्मी को बताया कि वो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है, अब ठीक है, क्योंकि अम्मी काफी परेशान होती है मेरी सेहत की वजह से, फिर घर से दूर रहना तो वो काफी बड़ा परेशानी का बायस है। आपने एक तरीका यही होता है, आप फैमिली में होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, लेकिन अब चूंकि आपको हुआ, फिर उसके बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा चंद दिन, वो सफ़र कैसा था, किस तरह से टाइम गुजारते थे, फैसिलिटीज़ वहाँ पे, मामलात, क्या फीलिंग थी घर पे, जो वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं थे, आपसे कोई मिलने आ सकता, दोस्त भी नहीं आ सकते, जो लाइव बातें हो सकती थी, तो कैसे जो साथी थे किस तरह से रहते थे? अच्छा अबू सर, पता बात क्या, मैंने जो चीज़ नोट की है, सोशल मीडिया पे देखी है सीमन, कि लोग समझते हैं कि अस्पतालों में पता नहीं क्या इंतज़ाम है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। एक जनरल परसेप्शन है कि उठा के ले जाते हैं और वहाँ जाके कमरे में रस्सियों से, मैंने ये सुना है रस्सियों से बांध देते हैं और वहाँ पे निकलने नहीं देते, तो एक ये चीज़ तो ठीक है कि वहाँ पे जो हमारा वार्ड बना हुआ है उसी में रहना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं, वहाँ से वो कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद हैं, खाने पीने के ज़बरदस्त इंतज़ाम थे, नर्सेज बिल्कुल सफाई के बेहतरीन इंतज़ाम थे, वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा था, खाना बहुत अच्छा था, नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल से भी बहुत अच्छा खाना वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, और वहाँ पे नर्सेज थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, जो कि रोज़ हमें दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा देखने के लिए आते थे, मॉनिटरिंग पूरी हो रही थी। तो मैंने मेडिसिन क्या दे रहे थे ऐसे, क्योंकि मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ सिर्फ आइसोलेशन में रखा जाता था या कुछ कोई मेडिसिन भी ऑफर की जाती थी या कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट भी चल रहा था? सीमल देखिए, हमें डॉक्टर्स जो नर्सेज वहाँ पे बताती थी वो भी यही बता रही थी कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, तो एहतियात ही है, तो एहतियात ही आप लोगों ने करनी है। साथ वो चूँकि मेरा गला ख़राब था तो वो गले के लिए एक मेडिसिन रोज़ की देते थे, इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं थी। यही कहते थे कि स्टीम लेनी है, गर्म पानी पीना है, गरारे करने हैं, जो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जाता था वो ये 2 चीज़ें कही जाती थी कि गरारे करने हैं और स्टीम लेनी है, बाकी खुराक वगैरह अपनी बेहतरीन रखनी है, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, बेसिकली इम्यूनिटी लेवल आपने बेहतर करना है, अच्छी खुराक खानी है और उसके साथ आपने अपना ख्याल रखना है, आइसोलेशन में रहना है, तो फिर आप इंशाल्लाह रिकवर कर जाते हैं। ऐसा जिस तरह से आप बता रहे हैं, सारा वहाँ पर इंतजामात भी थे, सिचुएशन भी आपने बताई, जो ओवरऑल आपने बताया कि आपको फ्लू था, लेकिन कुछ इसमें बिगड़ा या फिर वहीं से वापसी शुरू हो गई, जो 7-8 दिन थे उसके बाद ओवरऑल फीलिंग कैसी थी, वीकनेस या कोई तबीयत खराब होना, बुखार भी है, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ ऐसा, ना मुझे बुखार हुआ था, ना कोई थकावट, ना बॉडी पेन, कुछ भी नहीं हुआ था, फ्लू था और वो भी नॉर्मल। वेट भी माशाल्लाह ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आपने वेट लूज किया? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, वेट भी लूज नहीं किया, और फ्लू भी मुझे नॉर्मल था, जो सीजनल फ्लू होता है उस टाइप का फ्लू था, और वो भी 2-3 दिन के बाद मैंने रिकवर करना शुरू कर दिया। वो गले के लिए मेडिसिन दे रहे थे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकवर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि अगर आप में रखा जा रहा है उन पेशेंट्स को, फैमिली या फ्रेंड्स से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, ज़ाहिर है आपने वहीं पर रहना है, तो उसके अलावा वहाँ पर अगर आप, जैसे मुझे तो पता है बट आई जस्ट वांट के लोगों को भी बताओ कि उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर उस वार्ड के अंदर रहते हुए कंटिन्यू रख सकते हैं, बाहर से अगर आपको कोई खाना या कोई चीज़ भेजना चाहते हैं, मतलब घर वालों का होता है ना कंसर्न कि हम खुद अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को खाना भेजें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ये पॉसिबल सीमल वहाँ पे है, और वो इसी तरह है कि घर वाले खाना दे के जाते थे बाहर, नर्सेज बैठी थी, वो खाना लेके हमें दे देती थी। और आपने बात की कि वार्ड में और क्या एक्टिविटी थी, तो वार्ड में चूँकि सारे पेशेंट कुछ 6 फुट के फासले पे उनके बेड लगे थे, तो हम वहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे लगाते थे और बात करना। उसके अलावा मोबाइल आपके पास है, मोबाइल ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे घर पे कॉल करें, वीडियो कॉल करें, घर वालों को तसल्ली दें, गेम्स खेली जा सकती हैं, खेलते रहे हैं, ऑनलाइन आप रह सकते हैं, बातचीत करें, लोगों से बात करें, मिलें, और इसके साथ आप वीडियो गेम्स खेलें, लैपटॉप यूज़ करें, मेरे ख्याल में सारा कुछ हो सकता है। लेकिन इसके साथ आपने एक बड़ा ज़बरदस्त ये तो मैंने आपसे पूछा भी था, लैपटॉप लेके जाने की इजाज़त देंगे? तो अब आप ये जो सारा टाइम गुजारते रहे वहाँ पे, एक इसमें आपने जो अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स थे वो आपने नहीं भूले कि वहाँ पे भी लोगों को आपने मैसेज देते रहे। हम आपकी वीडियोस देखते थे, लोगों को डरे नहीं, परेशान ना हो, ये कोरोना में ये हो जाए तो ये कर लें, मतलब वो बड़े आपने जिससे कहते हैं ना मोटिवेशनल मैसेजेस जो आपने दिए हैं, ये आपने कैसे सोचा और फिर आप करते रहे, हिम्मत कैसे आई इतनी? और फिर इसके बाद जो दिए मैसेज वो भी तरह हमारे नाज़रीन को बताएंगे क्या थे वो, क्योंकि हमने तो देखे। अब सर देखें, जो चीज़ मैंने नोट की थी कोरोना होने से पहले कि लोग डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर था लोगों के दिलों में कि पता नहीं क्या ये चीज़ है, लोगों की अमवात हो रही हैं।
तो चूँकि मेरे पे ये खुद कंडीशन आई, कोरोना हुआ, मैं अस्पताल गया, तो मैं देख रहा था कि कुछ भी नहीं है कोरोना। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो मेरे साथ और पेशेंट थे मेरे वार्ड में थे, हम 6 से 7 लोग थे जो उस वार्ड में मौजूद थे, कुछ भी नहीं था, किसी के माइंड में कुछ था ही नहीं, कुछ डर ही नहीं था। सिर्फ ये था कि हम ठीक हो जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं है। नॉर्मल उनको फ्लू था, किसी को नॉर्मल खांसी थी। तो मेरे ख्याल में ये डरने वाली बात तो थी नहीं। डरना सिर्फ तभी है जब आप घर पे मौजूद हैं, तो डर के घर पे रहें। अगर आपको कोरोना हो चुका है तो मेरे ख्याल में तब डरने की बात नहीं है। और ये बड़ा ज़रूरी भी है कि आप बीइंग अ जर्नलिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ रहते हुए भी निभा रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ लोगों को बता भी रहे हैं कि परेशान नहीं हो, देखिए मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। और डिफरेंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी आपसे बड़ा कॉन्टैक्ट किया, बहुत से एंकर्स ने आपसे इस पूरे टाइम में देखिए इम्क्लोज टू यू और आपसे बातचीत की, आपका हाल है तो ये पूरी कम्युनिटी और स्पेशली एंकर्स कम्युनिटी भी बड़ी मैटर करती है। मैं सबसे पहले तो सीमल इस प्लेटफॉर्म से मैं सब एंकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई ऐसा चैनल नहीं था जहाँ से मुझे कॉल ना आई हो। पूरे एंकर्स जो थे, प्रोड्यूसर थे, सब ने मुझे सपोर्ट किया, सब ने मुझे कॉल की, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मैं अपने जो बॉस हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट किया कि मुझे फील नहीं होने दिया कि मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है। वो हर घंटे में मुझे कॉल कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे क्या खाया आप लोगों ने, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं है, डॉक्टर्स प्रॉपर देख रहे हैं, उन्होंने हमारे टेस्ट करवाए। तो फिर आप देखें ना, सिटी न्यूज़ नेटवर्क जैसा अदारा ऐसे नहीं हम कहते कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में नहीं मिलता है, ये सिटी फैमिली है और इस फैमिली में हम सब साथ जुड़े हैं। मुझे याद है जब जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो सबको फिर जब कॉल आना शुरू हो गई और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त जिनके टेस्ट हुए। मेरा नहीं ख्याल कोई इदारा ऐसा है जो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने एम्प्लॉयज के टेस्ट करा रहे हैं। एक तो टेस्ट हो रहे हैं, आज तक टेस्ट हो रहे हैं, हल्का सा कोई सिम्टम आता है या सिम्टम नहीं भी आता, जो क्लोज कॉन्टेक्ट है उसका भी टेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक ऐड करना चाहूँगा बात कि जो सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क में, जिस तरह से एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा गया है। नंबर 1 किट्स, फिर आपके पास मास्क, हर रोज़ हमें सुबह आते वक्त मास्क मिलता है, ग्लव्स मिलते हैं, फिर इसके अलावा जो यहाँ पर गेट लगा हुआ है। रिमेंबर हमने एक शो भी किया था उसके ऊपर, एक्चुअली उस टेक्नोलॉजी को जो पूरे पाकिस्तान में ऑफ की जा रही है, हमारे अगले दिन हमारे ऑफिस में लग गई। फिर जो इंतजाम ओवरऑल हैं, हर 2 से 4 घंटे बाद SOPs चेक हो रहे होते हैं कि क्या ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ी मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव बात है कि आपने अगर कोरोना से लड़ना है, डर कर लड़ना है, तो हमने डरे ही है कि हमने एहतियात अपनी पूरी सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने की है, उसके बाद हम लड़ रहे हैं। देखिए अबू सर, जिस तरह आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं और डॉक्टर्स हैं, वो अपने महाज पर लड़ रहे हैं, तो मीडिया का भी एक किरदार है लोगों को आगाह करना। तो हम भी ऐसे ही लोगों को आगाह करने के लिए हम आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ पर एहतियात करवाई जा रही है, उतनी एहतियात घर में भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, प्रॉपर केयर की जा रही है, प्रॉपर पूछा जा रहा है, टेस्ट किए जा रहे हैं। जिसको हल्की सी खांसी होती है, हल्का सा फ्लू होता है, दी जाती है और टेस्ट भी कराया जाता है। अच्छा, ऐसे में आपने जैसे जिक्र किया ना कि लोग मोटिवेटेड भी हैं, डरे हुए नहीं। आइसोलेशन वार्ड के हवाले आपने देखे, लेकिन वहीं पर मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि प्लीज ईजी मत हो। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई और डिजीज है जिसमें शुगर भी शामिल है, तो ये मजीद आपके ऊपर इम्पैक्ट सेवेरिटी के आ सकते हैं। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें पाकिस्तान को अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कोरोना सिनेरियो में, पाकिस्तानियों को? मेरा मैसेज पाकिस्तानियों को है 2 लोगों के लिए, 2 टाइप के जो लोग हैं। एक वो जो अभी तक बिल्कुल ठीक हैं और घरों में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो अगर मास्क और ग्लव्स पहनते हैं और बाहर जाते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे ख्याल में कोरोना से हमें डर के रहना चाहिए। ये केयर तो मैं भी कर रहा था, ऑफिस आना जाना, ग्लव्स और मास्क वगैरह, तो सैनिटाइजर का ख्याल जितना मैं रख रहा था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे जाएंगे बाहर तो हम महफूज रहेंगे, तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। आप कहीं से भी इफेक्ट हो सकते हैं। आप चीज़ें लेते हैं स्टोर पर जाके, कोई पता नहीं भी लग सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर अगर वो है तो आप कहीं पर भी। सबसे ज्यादा केयर और सबसे ज्यादा डर है वो यही है कि आप डर के घर में बैठ कर रहें। और दूसरे वो लोग हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनको कोरोना वायरस है, वो अस्पतालों में और देख रहे हैं अभी, उनको मेरा मैसेज यही है कि डरने की बिल्कुल बात नहीं है। कुछ भी नहीं है कोरोना, सिर्फ अंदर से इंसान स्ट्रांग हो तो कोरोना कुछ भी नहीं कह सकता। बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया, बड़ा सोच समझ के, वो जर्नलिस्टिक अप्रोच वाला ये मैसेज था कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ
तो आप एहतियात का दामन नहीं छोड़ें और गैर जरूरी तौर पर खुदारा घरों से बाहर नहीं निकलें और घर में डरें बैठ और अगर आपको हो चुका है तो परेशान ना हो, आप ठीक हो जाए। और अगर हो जाए तो फिर ना डरें, कोई टेंशन की बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप को अल्लाह ताला जो है महफूज रखेगा। और सभी पाकिस्तानी एहसन का ये जो मैसेज है ना कि डरें, घर पर रहें, ये ज़रूर फॉलो करें क्योंकि इसी से हम सबकी जो है वो बिल्कुल। एंड वेलकम बैक ऑन ड्यूटी एहसन। अब आप वापस आ चुके हैं और लोगों को खबरें पढ़कर सुनाएंगे, तो बहुत हो गई मौजें जो आपने कर ली, इस पूरे टाइम में रेस्ट कर ली। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे जी और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा है, अरब अमारात में, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा होगा। और रमज़ान में इबादत के सिलसिले में ये क्वेश्चन बहुत बड़ी तरह से उभर कर सामने आ रहा था कि क्या तरावी बाजमात हो सकेगी या नहीं, मसाजिद में नमाजें बाजमात हो सकेंगी या नहीं, जिसके बाद एक कॉमन पॉइंट पर पहुँचा गया कि मसाजिद जो हैं वो तमाम हिफाजती तदाबीर अपना कर नमाजियों के लिए, इबादत के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खुला रखेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जाएगा, तमाम प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत से उलमाए कराम ये बात कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप घरों से बाहर निकलिए। इवन खुद मुफ्ती मुनीब साहब ने भी कहा कि मैं नमाज घर पर पढ़ूंगा और मैं इस पूरे सिनेरियो में एसओपी को फॉलो करूंगा। उसमें एज फैक्टर भी आता है कि जो बुजुर्ग हजरात हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, तो फिर एसओपीज़ का क्या फॉलो कर लिया जाएगा? असल मसला है क्या फॉलो कर लिया जाएगा, क्योंकि एसओपीज़ तो बन जाते हैं और उलमा हजरात हैं, फिर जो नमाजी हमारे भाई हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना होता है रमज़ान में, तो ये मामला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अब हम देखेंगे किस तरह सिचुएशन होती है, रमज़ान में कैसे फॉलो किया जाता है। लेकिन उलमा हजरात इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेटियाँ तो बनी हैं, बात भी हो रही है। तो इस वक्त मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना क्राइसिस है, मुस्लिम उम्मा भी परेशान है ऑब्वियसली कि वहाँ पर जहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा, फिर मस्जिद नबी से लेकर तमाम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पर उसका इफेक्ट चला गया। क्या कहेंगे इस सिचुएशन पर आप? इससे अब रमज़ान आ रहा है तो कैसे हैंडल करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम डे 1 से दीनी तालिब इल्म और उलमा के रिप्रेजेंटेटिव हो करके पूरी कौम से कैंपेन की शक्ल के अंदर बार बार ये अपीलें करते हुए आ रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। मुसलसल हम यही कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और तमाम तिब्बी डॉक्टरी की हिदायत पर अमल करना, कानून का, मुल्क का, हुकूमत का, रियासत का, स्टेट का मसला बाद में है। कुरान और सुन्नत का सबक, कुरान और सुन्नत की तालीम, कुरान और सुन्नत का और शरीयत का मसला पहले है। हम डे 1 से ये कहते हुए आ रहे हैं। आपने नमाजों का मसला पूछा, मैं इस सिलसिले में एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूं। हम डे 1 से रियासत के साथ खड़े हैं और रियासत ने हमें ये कहा, उलमा को ये कहा, ये पहला मौका था और बड़ा शानदार मौका आया कि तमाम के तमाम मसालिक, तमाम स्कूल ऑफ थॉट और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा का कंसेंसस पाया गया, बरेलवी, देवबंदी, अहलदी, सब के सब हजरात का। और इस इजमा और इत्तफाक की सूरत हाल ये कि कहा गया मदारिस को बंद कर दो, बंद कर दिया। कहा गया इम्तिहान सालाना ना लो, नहीं लिया। हिफ्ज और नाजरा का आज तक तारीख के अंदर बंदिश का फैसला नहीं हुआ, बंद कर दिया गया। जुम्मे के इज्तिमात नहीं होंगे, मना कर दिया। उर्दू तकरीरें नहीं होंगी, मना कर दिया। 5 आदमी आएंगे, मान लिया। 2 मिनट का अरबी खुतबा होगा, मान लिया। सारी की सारी बातें मान करके जब आज यहाँ सिंध में फैक्ट्रियां खुलने की बात आई है, कारखाने खुलने की बात आई है, तो अब सूरत हाल ये है ताजिर अपने मसाइल लेकर के जा रहे हैं, तो मुसलमानान पाकिस्तान के दिल की आवाज को लेकर तमाम मसालिक के उलमा सदर मुमलिकत के पास गए। कानून को हाथ में नहीं लिया, मुजाहमत नहीं की है, किसी के साथ झगड़े की बात नहीं की। अगर लियाकताबाद के अंदर झगड़ा हुआ है, मैंने कंडेम किया है। अगर पुलिस पे नवाब शाह में पथराव हुआ है, मैंने आकर के कंडेम किया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन किया जाए, हम सब ने इसके ऊपर बात की। अब मामला यह है कि रियासत पाकिस्तान ने
आलमी इदारा सेहत WHO और डॉक्टरों और उलमा को ऑन बोर्ड करके इजाजत दे दी। जब इजाजत दे दी, SOPs के मुताबिक दे दी, उन SOPs के ऊपर अमल हो रहा है, मसाजिद में फासलों पर अमल हो रहा है, आगे पीछे फासला, दाएं और बाएं फासला। जब ये सारी की सारी तदाबीर हुकूमती तौर पर मान करके उलमा और अहले मसाजिद और मुसलमानान पाकिस्तान मसाजिद में इस पर अमल पैरा होकर के बाजमात नमाजें शुरू कर चुके, 3 दिन नहीं गुजरे, कल रात को वजीर आला सिंध साहब आकर के कह रहे नहीं जी तरावी नहीं होगी, जुम्मा नहीं होगा। मैं डे 1 से कहता हुआ आ रहा हूँ, मसला उलमा का नहीं है। मुफ्ती साहब, इसमें आप ये भी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तक जितने SOPs बने हैं तमाम लोग फॉलो करते रहे हैं और उलमाए कराम चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो वो फॉलो करते रहे हैं। लेकिन अब जबकि डॉक्टर हजरात आकर ये वार्निंग दे रहे हैं कि ये जो इज्तिमात हैं इससे कोरोना केसेस फैलने के खदशात ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे मज़हब में, और आप ही लोग एक्सप्लेन करते रहे हैं कि बहुत सी हदीस ऐसे मौजूद हैं, बहुत से रेफरेंसेस ऐसे मौजूद हैं कि ऐसे सिनेरियो में क्या अहकामात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत मौजूद है। तो क्या ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर देखना कि इबादत सिर्फ मसाजिद में ही हो सकती हैं, घरों में नहीं हो सकती? जी, मेरी गुजारिश ये है कि कोरोना बड़ा समझदार है, सिर्फ मस्जिदों में आता है, बैंकों में नहीं आता, एहसास प्रोग्राम की लाइनों में नहीं आता, सौराब गोट की सब्जी मंडी में नहीं आता, कराची की सड़कों पे रश हो रहा है वहां पर नहीं आता, मीडिया हाउसेस के अंदर नहीं आता, कंप्यूटर के सामने 1-1 फुट के फासले के बगैर कुर्सियों पे चिपक करके लोग बैठे हुए वहां नहीं आता, मीडिया चैनल्स में गेम शोज के अंदर ऑडियंस जो आती है जिस हॉल के अंदर उनको बिठाया जाता है वहां कोरोना नहीं आता। आपने वजह फरमाया है, ये आपकी पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, इसी वजह से कहा जाता है, लेकिन साथ इस पॉइंट्स के ऊपर एडिशन ये आप कर लें कि इन पॉइंट्स के अलावा SOPs हर जगह पर फॉलो किए जाते हैं। आपकी तरफ से जो उलमा हजरात हैं और मस्जिद कमेटी जो होती है, क्या वो SOPs फॉलो करने की यकीन दहानी करवा रही है? क्योंकि जो डिस्टेंस है आम तौर पे तो इसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं वो डिस्टेंस लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके साथ वहाँ पर जो वज़ू का तरीकाकार है, फिर ये कहा जा रहा है घरों से वज़ू करके, क्या आप सब इसको फॉलो करवा लेंगे? असल प्रॉब्लम ये है। मोहतरम, आपने कितनी मस्जिदों का सर्वे किया है? जाइए जरा कराची की मसाजिद के अंदर, आप हैरान होंगे जितना फासले का एहतमाम किया गया है। वजू खाने बंद कर दिए गए हैं, लोग घरों से वजू करके आ रहे हैं, मस्जिदों के गेटों पर सैनिटाइजर गेट लगा दिए गए हैं। आपने गालिबन वो वीडियो देखी होगी जहां पे एक फीमेल SHO को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और किस कदर बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों से निकल रहे थे। क्या उस वीडियो में ही, अगर मैं उस पर्टिकुलर वीडियो की बात करूं, तो उन SOPs को फॉलो किया जा रहा था? जी, अब मैं गुजारिश करता हूं, अगर एक इम्तियाज स्टोर के अंदर पाबंदी नहीं हो रही है ना, तो पाकिस्तान के सारे इम्तियाज स्टोर बंद नहीं करवाए जाएंगे। उसका जवाब सदर मुमलिकत ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। उन्होंने कहा जिस मस्जिद के अंदर पाबंदी नहीं होगी उस मस्जिद की इंतजामिया को खास तौर पे वार्निंग दी जाएगी, इंतजामिया SHO वहां जाएगा और उसको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर अगले दिन तक भी अमल नहीं होगा, खास उस मस्जिद को बंद किया जाएगा। आप पर्टिकुलर एक वीडियो को लेकर के सारे मसाजिद जो अमल कर रहे हैं उन सब की बंदिश की बात करना चाहती है? बंदिश की बात कोई नहीं करना चाहता। हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी अगर मस्जिदों की रौनकें बहाल होंगी। हम तो यहाँ पर खाना काबा का मंजर देखकर रोते हैं, मसाजिद का मंजर देखकर रोते हैं। बाकी तमाम चीजों के ऊपर बात नहीं होती है। मुफ्ती, हम तो हर रोजाना ताजरों को और जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से कम्युनिटी जो है वहाँ पर मौजूद है उसको हम चाह रहे हैं कि वो उसको फॉलो करें। इसके अलावा हम डॉक्टर्स हजरात और जो कम्युनिटी है वो आ रही है कि इस तरह से पेशेंट्स मज़ीद बढ़ रहे हैं, तो उसी खदशात के हवाले से ये कहा जा रहा है। हमारी तो ये दुआ है कि मस्जिदों की रौनकें फिर से बहाल हों। तो फिर आप क्या एक दफ़ा मैसेज देना चाहेंगे तमाम नमाजी हजरात को, क्योंकि किस तरह से उसको फॉलो करें, क्योंकि पैगाम आपका जो है बड़ा अहम है। तो आप एक मैसेज दीजिए तमाम पाकिस्तानियों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि किस तरह से फॉलो करें रोज़ों में इस SOP को, ताकि नमाज़ों की जो एक तो फ़राइज़ वो भी अदा हो जाएं और तरावी भी हो जाए, लेकिन साथ साथ SOPs को फॉलो जो है वो भी कर दिया कि तरावी नहीं होगी। तो ऐसे में आपका स्टांस पूरे पाकिस्तान में चले आप कर दें? पाकिस्तान में तो नहीं मना हुई तरावी। देखें, गुजारिश ये है कि सबसे पहला जो नुक्ता है वो बार बार अर्ज किया जा रहा है, अल्लाह का वास्ता देकर के हम कहते हैं, मुअद्दबाना हम गुजारिश करते हैं, पहले खुद हुकूमत अपने तजाद को खत्म करे। वो कहता है लॉकडाउन नहीं होगा, सिंध हुकूमत कहती है लॉकडाउन होगा,
3 दिन गुजरने से पहले सदर मुमलकत एक एक SOP के कानून को मीडिया पर आकर के रियासत पाकिस्तान के नैरेटिव के तौर पर पेश करते हैं। यहां जुमेरात को रात 12:30 बजे वजीर आला साहब आकर के तरावी और जुम्मे पे पाबंदी का ऐलान कर देते हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये वतीरा, ये बिहेवियर सही है? जब उलमा रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, हम 2 हफ्ते तक जुम्मे बंद करके रखे, इज्तिमात बंद करके रखे, तो मेरी पहली गुजारिश ये कि हुकूमती तज़ाद को खत्म किया जाए, स्टेट कंफ्यूजन से बाहर आए। ये पहला करने का काम है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मैं ये पैगाम, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब जो थे, उनकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला आया, लेकिन बात जो है, जो मैसेज था वो हम तक पहुंच गया है कि अगर हुकूमत को फॉलो किया जा रहा है, SOPs को प्रॉपर तरीके से जो हुकूमत कह रही है, उलमा हज़रात वो फॉलो कर रहे हैं, वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इसके साथ एक प्रॉपर तरीके से एक पेज पर हुकूमत भी फैसला कर ले कि कैसे करना है। सिंध में, पंजाब में, KP में कोई और राय हो, विफाक में कोई और हो, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो नमाजी हैं वो उनका एक ही फीलिंग है, तो नमाजी नमाज पढ़ना जाना चाहते हैं, SOPs को वो फॉलो करना चाहते हैं और उनको फॉलो करना चाहिए। को कंफ्यूज कर रही है, वो चाहे ताजर बरादरी हैं, वो चाहे उलमा हजरात हैं। एक बात मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने बिल्कुल सही की कि जब जो SOP बनाया उन्होंने फॉलो किया, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने कहा कि हमारे कंसर्न्स तब बढ़े जब इंडस्ट्रीज खोली गई, जब ताजर कम्युनिटी को रिलैक्सेशन देने की बात की गई। तो ऐसे में अगर उलमा हजरात ने अपना मुतालिबा सामने रखा, जिस पर तमाम मुशावरत हुई, डिसीजन हुआ और उसके ऊपर फॉलो भी किया जा रहा था, फिर एकदम से कल सिंध ने ये अनाउंस कर दिया कि तरावी नहीं होंगी, जुमा का इज्तिमा नहीं होगा, कंफ्यूजन ही बढ़ेगी ना। फिर कंफ्यूजन ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान में मसाजिद खुली होंगी, तरावी होगी, अगर सिंध में नहीं होगी तो फिर इनका स्टांस क्या होगा? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता इनसे दोबारा स्टांस यही है, उन्होंने यही कहा है कि भाई ये परेशानी है उनके लिए। देखिए नमाज तरावी आपने पंजाब में, KP में खोली है, कि चलिए ठीक है, आप सेफ डिस्टेंस 6 फीट का या 3 फीट का जो भी फॉलो कर रहे हैं वो आप फॉलो करते रहें, लेकिन ऐसे जो है अगर आप सिंध में करेंगे तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन बढ़ेगी, मजीद परेशानी बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से इसको ना हो। बिल्कुल सही। और साथ ही साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने जो एक मैसेज भी दिया कि इस सब में सिर्फ मसाजिद की इंतज़ामिया, उलमाए कराम या लोग जो मसाजिद से रिलेटेड हैं उनका रोल नहीं है, हम सब का रोल है। अगर आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने, अगर बीमार हैं तो घर पे रहें, बूढ़े हैं तो घर पे रहें, बच्चे तो घर पे रहें, ये हमारी जिम्मेदारी। उम्मीद करते हैं इसको हम फॉलो जरूर करें। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है आपसे। अब कल तो वैसे ही खैर हमारा शो नहीं होता, लेकिन मंडे को आपसे सुबह के टाइम पे मुलाकात नहीं होगी। मंडे क्या, पूरा रमजान आपसे सुबह के टाइम मुलाकात नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? उसकी वजह यह है कि चूंकि रमज़ान में मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो इस तरह से आप देखेंगे कि वो पॉसिबल नहीं होता, रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं शाम में, तो हमारी ये टीम ने अब इंशाल्लाह आपको मिलना है शाम को रोज़ाना 4 बजे। पूरा रमज़ान इश्क़ रमज़ान के नाम से इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे और पूरा रमज़ान हम इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल, पूरा रमज़ान इकट्ठे रहेंगे, कोई छुट्टी नहीं होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें, तमाम SOPs को भी फॉलो करें और आप तक मैक्सिमम ना सिर्फ इंफॉर्मेशन करंट सिनेरियो की, बल्कि ओवरऑल रमजान की बरकत, उसकी रहमतें और इन तमाम चीजों के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अब कल आपसे मुलाकात होगी शाम 4 बजे और हर रोज होगी 30 रमजानुल मुबारक तक इश्क़ रमज़ान इंशाअल्लाह ताला। और हमारी दुआ है कि इस रमज़ान की बदौलत पूरे पाकिस्तान से कोरोना की जो वबा है वो उससे हमारी जान खुलासी हो जाए और पूरी दुनिया से रमज़ान की बाबरकत जो बरकतें हैं वो नाजिल हों। बरकतों से इस कोरोना से हमारी जो है वो जान खुलासी हो, ये हमारी दुआ है। इंशाअल्लाह इसी रमज़ान में ही हम इसमें से निकल आएँ। थोड़ी सी कोशिश ये भी करेंगे कि एज अ स्टूडेंट हम इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ आप सब भी। और स्टूडेंट से मेरी मुराद ये है कि जब उलमाए कराम आएंगे और हमें दीन की बातें बताएंगे, रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात बताएंगे, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में दीन की समझ को बेहतर कर सकें। साथ ही साथ चूँकि रमज़ान है, गर्मियाँ हैं, मौसम का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर्स भी हमारे साथ होंगे, कुछ फिजिकल ट्रेनर्स भी होंगे कि रमज़ान में आप अपनी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से करें। कुछ बातें करेंगे चटपटी सी भी, लेकिन करंट सिनेरियो और खबरों को नहीं छोड़ेंगे, वो भी आप और इसमें एडिशन एक करते रहे कि तिब्बे नबी जो है वो भी बड़ी क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसमें आपका जो असर है वो बड़ा अच्छा होता है। तो हमारी कोशिशों के तिब्बे नबी को भी हम फॉलो करते हुए जो तमाम जो मेडिकेशंस हैं उसके अलावा क्या हाल है, हमारे नबी ने किस तरह से इसका इलाज बताया मसाइल का, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ और
कुछ खाने पीने की बातें भी होंगी, क्योंकि किचन होगा, हम खा तो नहीं सकेंगे, रमज़ान में रोज़ा होगा, लेकिन हम उसको इफ्तारी के लिए आपको बताएंगे क्या बना सकते हैं। कराएंगे और ये वही टाइम होगा जब आप भी अपनी इफ्तारी बना रहे होंगे, तो आइडियाज आते रहेंगे आप, और जो कुकिंग टिप्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड चलते हैं मर्दान से एक तालिब इल्म जिन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक काम शुरू किया जिसे इंटरनेशनल फेम भी मिला और अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। 40 ममालिक में इन्होंने ये फिल्म मेकिंग का डॉक्यूमेंट्री थी, उसका मुकाबला हुआ, 40 ममालिक के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया और इन्होंने कनेक्ट हर गर्ल्स इम्पैक्ट के नाम से ये आलमी फिल्म फेस्टिवल होता है, ख़वातीन के मामलात को लेकर, ख़वातीन के मसाइल पूरी दुनिया में किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है, उसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जिसका नाम था द चेन ब्रेकर। द चेन ब्रेकर एक ज़बरदस्त आइडिया था, ख़वातीन के मसाइल, इनहेरिटेंस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं जायदाद में उस तरह से मिलती नहीं है, इन्होंने किस तरह इसको हैंडल किया, क्या आइडियाज़ थे, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, क्योंकि अवार्ड मिला है 40 ममालिक में, तो ये बड़ी बात है। और ये इशू एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, क्या चैलेंजेस थे उनके लिए? वसीम नाम है उनका, और वसीम की इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस भी रखा इस पूरे अपनी डॉक्यूमेंट्री में, हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपको ये अवार्ड मिला और जाहिर है आपका नाम रोशन हुआ, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। चेन ब्रेकर का ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? चेन ब्रेकर एक माँ और एक बेटे की एक ऐसी स्टोरी है जिसमें इन दोनों ने इस पख्तून माशरे में जो कि एक रिवायत है कि नो इनहेरिटेंस फॉर सिस्टर्स, उनको चैलेंज किया हुआ है। तो ये एक वुमेन रिलेटेड इशू है जिस पे तकरीबन मैंने 10 दिन इस पे मैंने काम किया और एक कंपटीशन है जो कि कनेक्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन बेस्ड, उनको मैंने भेजी थी। कनेक्ट हर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन इश्यूज़ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करता है और हर साल एक फिल्म फेस्टिवल जिसका नाम है गर्ल्स इम्पैक्ट द वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नाम से वो एक फिल्म फेस्टिवल भी अरेंज करता है। तो उन्होंने इस साल 2020 में जो फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया था तो उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स थे वुमेन इश्यूज़ रिलेटेड। इसमें एक टॉपिक था स्टैंड अप मैन। स्टैंड अप मैन का जो थीम है उसका मकसद ये है जो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा मर्द जो फीमेल इश्यूज़ के बारे में किसी भी इशू पे वो स्टैंड ले और वो कोशिश करे कि वो इशू वो रिजॉल्व करे, वो रिजॉल्व हो या ना हो लेकिन वो कम से कम कोशिश करे कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो। जबरदस्त। बेसिकली जो द चेन ब्रेकर है वो इसी जैसे आपने जिक्र किया चेन ब्रेकर का, बड़ा अच्छा आइडिया और आपने इसमें अवार्ड भी जीता, लेकिन जो आइडिया था उसके पीछे जो कहानी है वो फर्जी है या फिर उसमें कोई हकीकी एलिमेंट भी था शामिल? क्योंकि आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन इस कहानी के पीछे इसको फर्जी थी या फिर हकीकी? ये बिल्कुल हकीकी कहानी है। आपको पता होगा या अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको बताऊं कि पर्टिकुलरली ये रीजन जिसमें मर्दान, चारसद्दा, सवाब ये ऐसे इलाके हैं जिसमें एक इशू वुमेन रिलेटेड है जिस पे कभी भी काम नहीं हुआ है। मैंने कभी किसी मीडियम पे इस पे कोई स्टोरी नहीं देखी, ना रेडियो पे, ना टेलीविज़न पे और ना अखबार में। और वो इशू ये है कि यहाँ पर एक रिवायत में कह लूँ वो ये है कि अपनी बहनों को भाई हिस्सा नहीं देते अपनी बाप के विरासत में। तो फिर वो इसके लिए चूँकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, औरत को मतलब मर्द के अंडर रहना पड़ता है, तो एक औरत अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना इसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यही भी रिवायत है कि अगर कोई सिस्टर, कोई मतलब किसी बहन का, किसी भाई का जो बहन वो अपने हिस्से के लिए उनसे मतलब डिमांड करे कि मुझे हिस्सा दो, तो वो भाई जो है उससे सोशली बाइकआउट करता है और तकरीबन जितने भी मतलब रिश्ते हैं वो कोशिश करता है कि वो महदूद हो। तो वह बहन बिल्कुल अकेले रह जाती है, तो वो इसी डर से आवाज़ नहीं उठाती। और अगर कोई बहन आवाज़ उठा भी देती है तो वो जो इशू फेस करती है मतलब वो मैंने चेन ब्रेकर में उसका एक नक्शा खींचा हुआ है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइएगा कि डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, स्पेशली इतने रियल इशू के ऊपर तमाम सिनेरियो को देखते हुए। तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी, आपके डिपार्टमेंट ने आपको सपोर्ट किया? खर्चा किसने उठाया? जो चैलेंजेस आए उससे कैसे निपटा आपने? अच्छा, यूनिवर्सिटी ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और यकीनन मतलब लोग जब ये वीडियो देखेंगे, जो मेरी अचीवमेंट देखेंगे, तो बेशक वो कहेंगे कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई फाइनेंशियली या कोई और तरीके से हमारी कोई मदद नहीं की। और मैं इसको नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी ख़ुद इतने वसाइल नहीं है और यूनिवर्सिटी इस मूड में भी नहीं है कि वो हर एक स्टूडेंट को सपोर्ट करे। तो मैं इंडिपेंडेंटली मैंने इस पे काम किया और तकरीबन मैंने इस पे अगर मैंने एस्टिमेट तो नहीं लगाया कि कितने पैसे लगे हैं, तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये इस पे मैंने ख़र्च किए आने जाने में और कुछ और चीज़ों में। तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार इस पे ख़र्च आया था और 10 दिन इसको मतलब लगे थे बनाने में। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, इन तीनों में तकरीबन 10 दिन हमें लगे थे। बिला इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी ज़बरदस्त आपका ये आइडिया था, कोशिशें थी, बड़ा अच्छा आपने इसको एग्जीक्यूट किया। जो इसमें उस्ताद हैं मेन कैरेक्टर, उनके हवाले से आप ये मुझे बताइएगा कि आप उनको, अब चूँकि आपने ये एक हकीकी कहानी है, तो आप उनको ज़ाती तौर पर जानते थे या फिर किसी ने उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाया? नहीं, मैं बिल्कुल उनको नहीं जानता था पहले। और मैं चूँकि मैंने आपको कहा कि स्टोरी मेरे जहन में थी लेकिन मुझे केस स्टडी नहीं मिल रही थी, तो इसमें मैं तकरीबन 2-3 बार पेशावर भी गया था, मुख्तलिफ वकीलों से भी मैं मिला था कि सर आप मुझे स्टोरी दें, एक ऐसी केस स्टडी दें। तो मर्दान में भी और चारसद्दा में भी मैं तकरीबन बहुत दिन में घूमा भी हूँ इस केस स्टडी को मतलब हासिल करने में। तो मैं इस उस्ताद को नहीं जानता था। अलबत्ता हमारे टीम का एक मेंबर है वो चारसद्दा से है, तो मैंने उनको ये जब ये स्टोरी बताई कि ये स्टोरी पे हम काम करना चाहते हैं, तो मैंने उनको टास्क दिया और वो उस टास्क में कामयाब हो गया। उसने ये स्टोरी जो है वो तलाश की और ये एक टीचर की स्टोरी है, एक उस्ताद है और बाकी जो वीडियो में है वो आपने देखा होगा। बिल्कुल सही। अब ये बताइएगा, लड़की हो या लड़का, पाकिस्तान की यूथ क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं पैगाम दूंगा कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इंग्लिश का एक जुमला है, a very famous saying in English के impossible itself says I am possible। तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करें, आप स्टेप लें और यकीनन जब आप स्टेप लेंगे तो आपको ही कामयाबी होगी और मेहनत से और लगन से काम करना चाहिए, इसका सिला ज़रूर मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने बताया अपनी इस चेन ब्रेकर कॉन्सेप्ट के हवाले से और मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था और इस तरह से पाकिस्तानी नौजवान जब तक हैं तो पाकिस्तान में टैलेंट की वाकई कमी नहीं है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक ऐसे ही लेजेंड पाकिस्तान के स्टार जिनकी जो आज तो हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी आज पोएते हैं। मैं बात कर रही हूँ अहमद रुश्दी साहब की, जिन्हें आवाज़ का जादूगर कहा जाता था, जिन्होंने इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस और गाने और मेरे ख्याल में उन्हें पॉप सिंगर, पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर थे। कोका कोरिना जो गाना है वो मेरा ख्याल है पहला पॉप सिंगिंग गाना गया। वहीद मुराद की आवाज़ जो थी वो बेसिकली उन्हीं की आवाज़ थी अगर गानों की बात की जाए तो। बड़े ज़बरदस्त सिंगर थे। आज उनकी सालगिरह है, हम हमारे बीच में नहीं है लेकिन हम उन्हें उनके लिए सदाबहार गानों में ज़रूर शामिल होता है। एक और गाना अकेले ना जाना हमें छोड़कर, ज़बरदस्त गाना वो भी इनका। एनीवेज दुआ है जी, अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल 4 बजे मुलाकात होगी इश्क़ रमज़ान में। अपना ख्याल रखिएगा।